चैप्टर 16 गांठ। बेला रात भर इतनी गहरी नींद में सोई कि वह बेचैन हो गई। ऐसा लगता है कि अब बहुत लंबा समय हो गया है जब से मैंने पहली बार उसकी खुशबू को महसूस किया था। मैं दिन के हर मिनट में अपने मन की स्थिति को एक चरम से दूसरे चरम पर जाने से रोकने में असमर्थ रहा हूँ। आज की रात हमेशा से भी बदतर थी। सामने आने वाले खतरे के बोझ ने मुझे मानसिक तनाव के उस चरम पर पहुंचा दिया था जो मैंने 100 सालों में कभी नहीं देखा था। और बेला सो गई, अंग शिथिल, माथा चिकना, होंठ कोनों पर मुड़े हुए, उसकी सांसें एक मेट्रोनोम की तरह समान रूप से अंदर और बाहर धीरे धीरे बह रही थीं। उसके साथ मेरी सारी रातों में वो कभी इतनी शांत नहीं रही थी। इसका क्या मतलब था? मैं सिर्फ यही सोच सकता था कि इसका मतलब है कि वो समझ नहीं पाई। मैंने उसे जितनी भी चेतावनियां दी थी, उसके बावजूद भी वह सच पर यकीन नहीं कर रही थी। उसने मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। ऐसा करना उसके लिए गलत था। जब उसके पिता ने उसके कमरे में झांका तो वह हिली नहीं। अभी भी सुबह थी, सूरज अभी तक नहीं निकला था। मैं अपनी जगह पर डटा रहा। मुझे यकीन था कि मैं अपने छायादार कोने में अदृश्य था। उसके पिता के छिपे हुए विचार पछतावे और अपराध बोध से रंगे हुए थे। मैंने सोचा कि कुछ भी गंभीर नहीं है, बस एक स्वीकारोक्ति है कि वो उसे फिर से अकेला छोड़ रहा है। एक पल के लिए वह डगमगाया, लेकिन दायित्व की भावना, योजनाएं, साथ ही वादा किए गए सवारी ने उसे दूर खींच लिया। यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान था। चाली ने सीढ़ियों के नीचे कोट की अलमारी से मछली पकड़ने की अपनी चीजें इकट्ठा करते हुए बहुत शोर मचाया। बेला ने इस शोर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी पलकें कभी भी नहीं फड़कीं। चाली के चले जाने के बाद बाहर निकलने की बारी मेरी थी। हालांकि मैं उसके कमरे की शांति को छोड़ना नहीं चाहता था। सब कुछ होने के बावजूद उसकी शांतिपूर्ण नींद ने मेरी आत्माओं को शांत कर दिया था। मैंने आग का एक आखिरी घूंट लिया और फिर उसे अपने सीने के अंदर दबाए रखा, दर्द को तब तक सहलाया जब तक कि वह फिर से भर न जाए। जैसे ही वह जागी, शोरगुल फिर शुरू हो गया। जो कुछ शांति उसके पास थी, वो भी समाप्त हो गई। उसके सपनों में जो कुछ मिला था, वह रोशनी में गायब हो गया था। उसकी हरकतों की आवाज़ें जल्दी जल्दी आ रही थीं, और कई बार उसने मुझे ढूंढते हुए पर्दों को हिलाया। मुझे लगा इससे मैं फिर से उसके साथ होने के लिए अधीर हो गया, लेकिन हमने एक समय पर सहमति जताई थी और मैं उसकी तैयारियों में समय से पहले बाधा नहीं डालना चाहता था। मेरी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन अधूरी लग रही थीं। क्या मैं कभी ऐसे दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाऊंगा? मैं चाहता था कि मैं उसके साथ पूरा दिन बिता सकूं, हर सवाल का जवाब पा सकूं, उसकी गर्मजोशी मुझे घेरे रहे। साथ ही मैं चाहता था कि मैं इस पल उसके घर की तरफ पीठ करके विपरीत दिशा में भाग जाऊं, ताकि मैं इतना मजबूत हो सकूं कि दुनिया के दूर के हिस्से में भाग सकूं और वहां रह सकूं, ताकि उसे फिर कभी खतरे में न डालूं। लेकिन मुझे बेला के उदास, छायादार चेहरे के बारे में एलिस की दृष्टि याद आ गई और मुझे पता था कि मैं कभी भी इतना मजबूत नहीं हो सकता। जब मैं पेड़ की छाया से बाहर निकलकर उसके सामने वाले लॉन को पार करने लगा, तब तक मैं खुद को एक अच्छे अंधेरे मूड में ले आया था। मैंने अपने चेहरे से अपनी मनस्थिति के सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि अपनी मांसपेशियों को सही तरीके से कैसे आकार दिया जाए। मैंने चुपचाप खटखटाया, ये जानते हुए कि वह सुन रही है। फिर मैंने हॉल की आखिरी कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसके पैरों की लड़खड़ाहट सुनी। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गई और काफी देर तक बोल्ट से लड़ती रही। आखिरकार उसने इतनी जोर से दरवाजा खोला कि वह जोर से दीवार से जा टकराया। उसने मेरी आंखों में देखा और अचानक शांत हो गई। उसकी मुस्कुराहट में पिछली रात की शांति स्पष्ट दिख रही थी। मेरा मूड भी हल्का हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और पुरानी जलन की जगह ताज़ा दर्द ने ले ली, लेकिन ये दर्द उसके साथ होने की खुशी से कहीं कम था। एक अनजानी जिज्ञासा ने मेरी नज़र उसके कपड़ों पर खींच ली। उसने कौन सा पहनावा चुना था? मुझे तुरंत वो पहनावा याद आ गया। अब जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो ये स्वेटर सबसे प्रमुख स्थान पर रखा गया था, उसके पुराने कंप्यूटर पर लपेटा हुआ। नीचे एक सफ़ेद बटन डाउन और बगल में नीली जीन्स, हल्का भूरा, सफ़ेद कॉलर, मध्यम नीला डेनिम।
मुझे ये जानने के लिए खुद को देखने की जरूरत नहीं थी कि रंग और स्टाइल लगभग एक जैसे थे। मैं एक बार हंस पड़ा। फिर से कुछ समानता थी। शुभ प्रभात, क्या हुआ? उसने जवाब दिया। उस प्रश्न के हजारों उत्तर थे और मैं अचंभित रह गया। एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह अपनी ओर देख रही थी और मैंने अनुमान लगाया कि वह मेरी हंसी के पीछे का कारण जानने के लिए ऐसा कर रही थी। हम मिलते जुलते हैं, मैंने समझाया। मैं फिर से हंसा जब उसने यह बात समझी। मेरे कपड़ों की जांच की और फिर अपने कपड़ों की। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। अचानक आश्चर्य एक भ्रूभंग में बदल गया। क्यों? मैं इस संयोग को थोड़ा बहुत मनोरंजक मानने का कोई कारण नहीं सोच पाया। क्या कोई गहरा कारण था जिसके कारण उसने ये कपड़े चुने? कोई ऐसा कारण जिसके कारण जब मैं हंसा तो उसे गुस्सा आया? मैं ये कैसे पूछ सकता था बिना अजीब लगे? मैं केवल इतना निश्चित हो सकता था कि इस तरह से चुनने का उसका कारण मेरे जैसा नहीं था। मैं अपने कपड़ों के पीछे के उद्देश्य और उसके संकेत के बारे में सोचकर अंदर से कांप उठी। लेकिन मुझे इससे दूर नहीं भागना चाहिए। मुझे खुद को उससे छिपाना नहीं चाहिए। उसे सब कुछ जानने का हक है। जब वह मेरे साथ अपने ट्रक की ओर चली तो उसकी मुस्कान लौट आई, अचानक से आत्मसंतुष्ट। मैं अपने किए वादे से पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन मुझे ये खास पसंद नहीं आया। मुझे पता था कि यह तर्कसंगत नहीं था। वो खुद इस प्राचीन राक्षसी कार में रोजाना घूमती थी और उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। बेशक बुरी चीजें तब तक इंतजार करती थीं जब तक मैं उनका भयावह गवाह न बन जाऊं। मेरा उसके चेहरे पर जो भाव थे, उससे उसे लगा होगा कि मैं इस व्यवस्था से परेशान हूं। हमने सौदा कर लिया है, उसने खुशी से कहा और यात्री के दरवाजे को खोलने के लिए सीट के दूसरी ओर झुक गई। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी चिंताएं इतनी तुच्छ होतीं। जीर्ण शीर्ण इंजन ने अपनी जान बचाई। धातु का फ्रेम इतनी जोर से कंपन कर रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हिल न जाए। कहाँ जाना है? उसने शोरगुल के बीच से चिल्लाते हुए पूछा। उसने गियर शिफ्ट को रिवर्स में घुमाया और अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। अपनी सीट बेल्ट लगा लो, मैंने जोर देकर कहा। मैं पहले से ही घबरा रहा हूँ। उसने मेरी ओर एक गहरी नज़र से देखा, लेकिन अपनी बेल्ट को ठीक से लगा लिया और फिर आह भरी। कहाँ? उसने फिर पूछा। एक एक करके उत्तर की ओर चलो। शहर से धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उसने अपनी नज़र सड़क पर रखी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हम मुख्य सड़क पर थे तो क्या वह तेजी से गाड़ी चलाएगी, लेकिन वह निर्धारित गति सीमा से 3 मील प्रति घंटे कम गति से चलती रही। सूरज अभी भी पूर्वी क्षितिज में कम था, बादलों की पतली परतों में लिपटा हुआ। लेकिन एलिस के अनुसार दोपहर तक धूप निकल आएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस गति से सूरज की रोशनी मुझे छूने से पहले ही हम जंगल में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। क्या तुम रात होने से पहले फोक्स से बाहर निकलने की योजना बना रही थी? मैंने पूछा, ये जानते हुए कि वह अपने ट्रक की बदनामी पर आपत्ति जताएगी। उसने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया दी। ये ट्रक आपकी कार के दादा के बराबर पुराना है, उसने झल्ला कर कहा। थोड़ा सम्मान करो। लेकिन उसने इंजन को थोड़ा तेज कर दिया। अब गति सीमा से 2 मील ऊपर। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई जब हम आखिरकार डाउनटाउन फोक्स से बाहर निकल आए। जल्दी खिड़की के बाहर सभ्यता से ज्यादा जंगल था। इंजन ग्रेनाइट को काटने वाले जैकहैमर की तरह चलता रहा। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी सड़क से नहीं हटीं। मैं कुछ कहना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वह किस बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं उसका ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। उसकी एकाग्रता में कुछ ऐसा था जो लगभग उग्र था। मैंने उससे कहा, 1-10 पर दाहिनी ओर मुड़ जाओ। उसने अपने आप को सिर हिलाया, फिर मोड़ लेने के लिए अपनी गति धीमी कर ली। अब हम फुटपाथ के अंत तक गाड़ी चलाएंगे। और वहाँ क्या है? उसने पूछा। फुटपाथ के अंत में खाली जंगल, गवाहों की पूरी तरह कमी, एक राक्षस, एक निशान। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज़ और भी ऊंची और सख्त थी। वह अभी भी सिर्फ सड़क की ओर ही देख रही थी। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसके स्वर में चिंता देखकर मैं चिंतित हो गया। मैंने सोचा नहीं था। दूरी बहुत कम थी,
और रास्ता भी मुश्किल नहीं था, उसके घर के पीछे के रास्ते से बहुत अलग नहीं था। क्या ये कोई समस्या है? क्या उसे ले जाने के लिए कोई और जगह थी? मैंने कोई बैकअप योजना नहीं बनाई थी। नहीं, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी तनावपूर्ण थी। चिंता मत करो, मैंने उसे आश्वस्त किया। ये केवल 5 मील या उससे अधिक है और हमें कोई जल्दी नहीं है। मुझे अचानक घबराहट महसूस हुई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि दूरी वास्तव में कितनी कम थी। मुझे देरी से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं होगा। कुछ खाली सेकंड के बाद उसने अपना निचला होंठ चबाना शुरू कर दिया। आप क्या सोच रहे हैं? क्या वह पीछे मुड़ना चाहती थी? क्या उसने इस सब के बारे में अपना विचार बदल दिया था? क्या वह चाहती थी कि उसने आज सुबह दरवाज़ा न खोला होता? बस सोच रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। उसका लहजा सहज था, लेकिन कुछ इंच से चूक गया। यह एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मौसम अच्छा होने पर जाना पसंद करता हूँ। मैंने खिड़की से झांका और उसने भी झांका। बादल अब एक पतले घूंघट से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे जल्द ही छट जाएंगे। उसने क्या सोचा था कि जब सूरज मेरी त्वचा को छुएगा तो वह क्या देखेगी? आज की फील्ड ट्रिप को समझाने के लिए उसने कौन सी मानसिक छवि बनाई थी? चार्ली ने कहा था कि आज मौसम गर्म रहेगा। मैंने उसके पिता के बारे में सोचा, उन्हें नदी के किनारे सुहाने दिन का आनंद लेते हुए चित्रित किया। उसे नहीं पता था कि वह एक चौराहे पर था, एक संभावित जीवन विनाशकारी दुर्स्वप्न जो उसकी पूरी दुनिया को निगलने के लिए उसके इतने करीब इंतजार कर रहा था। और क्या तुमने चार्ली को बताया कि तुम क्या करने वाले थे? मैंने बिना किसी उम्मीद के सवाल पूछा। वह मुस्कुराई, आंखें सीधी सामने की ओर करके बोली, नहीं। मैं चाहता था कि वह इस बारे में इतनी खुश न हो। फिर भी मुझे पता था कि अगर बेला घर नहीं लौटी तो उसके लिए एक गवाह, एक आवाज़ होगी। लेकिन जेसिका सोचती है कि हम दोनों सिएटल जा रहे हैं। नहीं, उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे रद्द कर दिया है, जो कि सत्य। क्या? मैंने यह नहीं सुना था। ये तब हुआ होगा जब मैं एलिस के साथ शिकार कर रहा था। बेला ने मेरे पीछे पड़े लोगों को इस तरह से छिपाया था मानो वह चाहती थी कि मैं उसकी हत्या करके बच जाऊं। किसी को नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो। मेरी आवाज़ सुनकर वह थोड़ा झेप गई, लेकिन फिर उसकी थोड़ी ऊपर आ गई और वह मुस्कुराने लगी। ये निर्भर करता है। मुझे लगता है कि आपने एलिस को बताया होगा। मुझे अपनी आवाज़ को संतुलित रखने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ी। ये बहुत मददगार है, बेला। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन उसने कोई संकेत नहीं दिया कि उसने मेरी बात सुनी है। क्या आप फोक्स से इतने उदास हो गए हैं कि आप आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं? तुमने कहा था कि इससे तुम्हें परेशानी हो सकती है, उसने धीरे से कहा। सारा हास्य गायब हो गया। हमारा सार्वजनिक रूप से साथ होना। मुझे वह बातचीत अच्छी तरह याद है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने इसे इतना उल्टा कैसे समझ लिया। मैंने उसे यह इसलिए नहीं बताया था ताकि वह खुद को मेरे सामने ज़्यादा कमज़ोर बनाने की कोशिश करे। मैंने उसे यह इसलिए बताया था ताकि वह मुझसे दूर भाग जाए। तो आप इस बात से चिंतित हैं कि इससे मुझे परेशानी हो सकती है? मैंने दांतों तले उंगली दबाते हुए पूछा, शब्दों को बिल्कुल सही क्रम में रखने की कोशिश करते हुए ताकि उसके लिए अपनी स्थिति की अंतर्निहित हास्यास्पदता को न सुनना असंभव हो जाए। अगर तुम घर नहीं आए तो? सड़क पर नज़र गड़ाए उसने एक बार सिर हिलाया। तुम कैसे नहीं देख सकती कि मैं कितना गलत हूँ? मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इतना गुस्सा था कि मैं शब्दों को उसके लिए समझने लायक नहीं बना सका। उसे बताने से कभी काम नहीं चला। मुझे उसे दिखाना होगा। वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन एक नए तरीके से। उसकी आंखें लगभग मेरी ओर देखने के लिए मुड़ रही थीं, फिर भी वह सड़क से पूरी तरह से नहीं हट रही थी। मेरे गुस्से से डरी हुई थी, हालांकि उस तरह से नहीं जिस तरह से उसे होना चाहिए था। बस उसे चिंता थी कि उसने मुझे दुखी कर दिया है। मुझे स्थापित पैटर्न का अनुमान लगाने के लिए उसके दिमाग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हमेशा की तरह मैं उससे नाराज़ नहीं था, सिर्फ अपने आप से। हाँ, मेरे प्रति। उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा उल्टी होती थीं।
लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे तरीके से वे सही थीं। वो हमेशा बहुत दयालु थी। उसने मुझे वह श्रेय दिया जिसका मैं हकदार नहीं था, मेरी भावनाओं के बारे में चिंतित थी जैसे कि उनका कोई महत्व हो। उसकी यही अच्छाई उसे इस खतरे में डाल रही थी। उसका गुण, मेरा दोष, दो विपरीतताएं हमें एक साथ बांध रही थीं। हम पक्की सड़क के अंत तक पहुंच चुके थे। बेला ने ट्रक को चिकनी ढलान पर खींच लिया और इंजन बंद कर दिया। लंबे समय तक सुनने के बाद अचानक आई शांति लगभग चौंकाने वाली थी। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मेरी ओर देखे बिना ही ट्रक से तेजी से उतर गई। मेरी ओर पीठ करके उसने अपना स्वेटर अपने सिर के ऊपर खींच लिया। उसे कुछ सेकंड संघर्ष करना पड़ा और फिर उसने अपनी आस्तीन कमर के चारों ओर बांध ली। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी शर्ट रंग से ज्यादा मेरे जैसी ही थी। इसने भी उसके हाथों को कंधे तक खुला छोड़ दिया था। यह उससे ज्यादा था जितना मैं देखने का आदी था, लेकिन तुरंत ही जो आकर्षण पैदा हुआ, उसके बावजूद मुझे सबसे ज्यादा चिंता महसूस हुई। जो कुछ भी मेरी एकाग्रता को बाधित करता था, वह खतरा था। मैंने आह भरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके कई गंभीर कारण थे, जीवन और मृत्यु के कारण, लेकिन इस पल में मेरा सबसे बड़ा डर उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति, उसकी आंखों में घृणा थी जब उसने आखिरकार मुझे देखा। मैं इसका डटकर सामना करूंगा, बहादुर होने का दिखावा करूंगा, इस स्वार्थी डर से बड़ा होने का दिखावा करूंगा, भले ही ये दिखावा से ज्यादा कुछ न हो। मैंने अपना स्वेटर उतार दिया और खुद को दूसरों की नज़रों में आने का एहसास होने लगा। मैंने अपने परिवार के अलावा किसी और के सामने अपनी त्वचा को इतना खुला नहीं छोड़ा था। जबड़ा कसते हुए मैं स्वेटर को ट्रक में छोड़कर बाहर निकल गया ताकि मैं लालच में ना आ जाऊं और दरवाजा बंद कर दूं। मैं जंगल की ओर देखने लगा। शायद अगर मैं उतर गया होता सड़क और पेड़ों के बीच, मुझे इतना खुलापन महसूस नहीं होगा। मुझे लगा कि उसकी नज़र मुझ पर है, लेकिन मैं इतना डरपोक था कि मैंने मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय मैंने अपने कंधे के पीछे देखा। इस तरफ। शब्द बहुत तेजी से और संक्षिप्त रूप से निकले। मुझे अपनी चिंता पर काबू पाना था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पगडंडी। उसकी आवाज़ सामान्य से एक सब तक ऊंची थी। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। वह घबराई हुई लग रही थी जब वह ट्रक के सामने की तरफ से मुझसे मिलने के लिए चल रही थी। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उसे डरा सकती थीं। मैं निश्चित नहीं हो पा रहा था कि वह कौन सी चीज थी। मैंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोलने की कोशिश की, हल्का फुल्का, मज़ेदार। शायद मैं उसकी आशंका को कम कर सकूं, भले ही मेरी अपनी न हो। मैंने कहा था कि सड़क के अंत में एक रास्ता है, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे थे। कोई निशान नहीं। उसने निशान शब्द का प्रयोग ऐसे किया जैसे वह डूबते जहाज पर आखिरी जीवन रक्षक जैकेट की बात कर रही हो। मैंने अपने कंधे चौड़े किए, अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाई और उसकी ओर मुड़ी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, मैंने वादा किया। यह उससे भी बदतर था जिसके लिए मैंने तैयार किया था। उसका मुंह वास्तव में खुला रह गया, जैसे कि सिटकॉम के किसी किरदार का हंसी का ट्रैक होता है। उसने जल्दी से एक डबल टेक लिया। उसकी आंखें मेरी खुली त्वचा पर ऊपर नीचे दौड़ रही थीं। और यह कुछ भी नहीं था, बस पीली त्वचा। खैर, बेहद पीली त्वचा, मेरी अमानवीय मांसपेशियों की कोणीयता पर थोड़ा अमानवीय तरीके से झुकी हुई। अगर यह छाया में मेरी त्वचा से ज्यादा कुछ नहीं के लिए उसकी प्रतिक्रिया थी। उसका चेहरा उतर गया। ऐसा लगा जैसे मेरी पिछली निराशा उस पर आ गई हो, मेरे 100 सालों का बोझ उस पर आ गया हो। शायद यही सब चाहिए था। शायद उसने बहुत कुछ देख लिया था। क्या आप घर जाना चाहते हैं? अगर वह मुझे छोड़ना चाहती थी, अगर वह अभी चली जाना चाहती थी, तो मैं उसे जाने दूंगा। मैं उसे गायब होते देखूंगा और सहूंगा। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि कैसे, लेकिन मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसकी आंखों में कुछ अकल्पनीय प्रतिक्रिया चमक उठी और उसने इतनी जल्दी कहा, नहीं, ये लगभग एक मुंहतोड़ जवाब था। वह मेरी तरफ तेजी से आई, इतनी करीब कि मुझे बस कुछ इंच झुककर अपना हाथ उसके हाथ से छूना पड़ा। इसका क्या मतलब था? क्या हुआ? मैंने पूछा। उसकी आंखों में अभी भी
दर्द था, वो दर्द जो उसकी हरकतों के साथ मिलकर यह सब समझ में नहीं आता। क्या वह मुझे छोड़ना चाहती थी या नहीं? उसने जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी पैदल यात्री नहीं हूँ। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह एक तरह का झूठ था। जाहिर है कि वह किसी पारंपरिक मार्ग की कमी के बारे में चिंतित थी, लेकिन यह उसके चेहरे पर दुख पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं उसके करीब गया और जितना हो सका उतनी कोमलता से मुस्कुराया, बदले में एक मुस्कान को मनाने की कोशिश की। मुझे उसके होठों और आंखों के किनारों पर छाई दुख की छाया से नफरत थी। मैं धैर्य रख सकता हूँ, मैंने अपना स्वर हल्का करते हुए उसे आश्वस्त किया। अगर मैं पूरी कोशिश करूँ। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई, लेकिन उसके मुंह का एक हिस्सा मुस्कुराने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, मैंने वादा किया। शायद उसे लगा कि उसके पास इस अग्नि परीक्षा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कि वह किसी तरह से मेरे प्रति ऋणी थी। वह मुझ पर कुछ भी ऋणी नहीं थी। वह जब चाहे तब जाने के लिए स्वतंत्र थी। मैं उसकी प्रतिक्रिया से हैरान रह गया। मैंने जो राहत की सांस ली थी, उसे स्वीकार करने के बजाय उसने मुझे स्पष्ट रूप से क्रोधित किया। जब वह बोल रही थी, तो उसका लहजा तीखा था। यदि आप चाहते हैं कि मैं सूर्यास्त से पहले जंगल में 5 मील की दूरी तय कर लूं, तो बेहतर होगा कि आप आगे बढ़कर काम करें। मैं उसे देखता रहा, अचंभित, और कुछ और जानने की उम्मीद कर रहा था जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मैंने उसे कितना अपमानित किया है, लेकिन उसने बस अपनी थोड़ी उठाई और अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कि वह चुनौती दे रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या किया जाए। मैंने उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दूसरे हाथ से एक उभरी हुई शाखा को ऊपर उठाया। वो उसके नीचे से गुजरी, फिर एक छोटी शाखा को अपने रास्ते से हटा दिया। जंगल में यह आसान था, या शायद मुझे उसकी पहली प्रतिक्रिया को समझने के लिए बस एक पल की जरूरत थी। मैंने उसका रास्ता साफ करने के लिए पत्ते पकड़े हुए उसका नेतृत्व किया। ज्यादातर समय वह अपनी आंखें नीचे रखती थी, ऐसा नहीं कि वह मेरी ओर देखने से बच रही थी, बल्कि ऐसा लगता था कि उसे जमीन पर भरोसा नहीं था। मैंने देखा कि वह कुछ जड़ों पर कदम रखते हुए घूर रही थी और मैंने देखा कि निश्चित रूप से एक अनाड़ी व्यक्ति असमान जमीन के बारे में घबराया हुआ होगा। हालांकि यह अभी भी उसकी पहले की उदासी या उसके बाद के गुस्से को स्पष्ट नहीं करता है। जंगल में कई चीजें मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान थीं। हम पूरी तरह से अकेले थे, कोई गवाह नहीं था, और फिर भी यह खतरनाक नहीं लगा। यहाँ तक कि कुछ बार जब हम किसी बाधा, रास्ते में गिरे हुए लॉग, चट्टान के एक बहुत ऊंचे हिस्से पर कदम रखने के लिए पहुंचे और मैंने सहज रूप से उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसे छूना स्कूल में जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं शायद ही सही वर्णन हो। ये रोमांचकारी, आनंददायक था, जैसा कि पहले था। जब मैंने उसे धीरे से उठाया, तो मैंने उसके दिल की धड़कन दोगुनी गति से सुनी। मैंने कल्पना की कि अगर मेरा दिल भी धड़क सकता तो मेरी धड़कन भी वैसी ही होती। यह शायद सुरक्षित या पर्याप्त सुरक्षित महसूस हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि यह जगह नहीं थी। एलिस ने मुझे जंगल के बीच में बेला को मारते हुए कभी नहीं देखा था। काश मुझे एलिस की दृष्टि को अपने दिमाग में न रखना पड़ता। बेशक, उस संभावित भविष्य को न जानना, उसके लिए तैयारी न करना, शायद वही अज्ञानता थी जो बेला की मौत का कारण बनी। ये सब इतना गोल गोल और असंभव था। मेरे जीवन में पहली बार नहीं, मैंने चाहा कि मैं अपने मस्तिष्क को धीमा कर सकूं। इसे मानव गति से चलने के लिए मजबूर कर सकूं, चाहे सिर्फ एक दिन, 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, ताकि मेरे पास बार बार एक ही समाधानहीन समस्याओं के बारे में सोचने का समय न हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा जन्मदिन कौन सा था? मुझे बहुत ज्यादा ध्यान बटाने की जरूरत थी। उसका मुंह कुछ इस तरह सिकुड़ गया कि वो एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान और एक खींच के बीच में था। क्या? मैंने पूछा। क्या ये सवाल पूछने का मेरा दिन नहीं है? वो हंसी और उसका हाथ फड़फड़ाया जैसे कि वो उस चिंता को दूर कर रही हो। कोई बात नहीं, मुझे बस इसका जवाब नहीं पता। मैं जन्मदिन मनाने की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं हूँ। ये तो असामान्य है।
मुझे ऐसा कोई और किशोर याद नहीं आया जो मेरी मुलाकात में ऐसा सोचता हो। बहुत दबाव है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उपहार और अन्य चीजें, अगर आपको वे पसंद नहीं आए तो क्या होगा? आपको तुरंत अपना खेल दिखाना होगा ताकि आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। और लोग आपको बहुत देखते हैं। आपकी माँ सहज रूप से उपहार देने वाली नहीं है। मैंने अनुमान लगाया। जवाब देते हुए उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। मैं बता सकता था कि वह अपनी माँ के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहेगी, हालांकि वह स्पष्ट रूप से आहत थी। हम चुपचाप आधे मील तक चले। मुझे उम्मीद थी कि वह और भी स्वेच्छा से काम करेगी या कोई सवाल पूछेगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसके विचार क्या हैं, लेकिन वह उसने जंगल के फर्श पर अपनी नज़रें गड़ाए रखीं, ध्यान केंद्रित किया। मैंने फिर कोशिश की। प्राथमिक विद्यालय में आपका पसंदीदा शिक्षक कौन था? श्रीमती हेपमानिक, उसने बिना रुके जवाब दिया। दूसरी कक्षा। उन्होंने मुझे कक्षा में जब भी मन होता पढ़ने की अनुमति दी। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। एक आदर्श। आपका पसंदीदा स्कूल शिक्षक कौन था? मुझे याद नहीं है, मैंने उसे याद दिलाया। उसने भौहें सिकुड़ी। ठीक है, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक और चौथाई मील ये सोचने में लग गया कि वो मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकती थी जिसे वह आसानी से पलटकर मुझसे पूछ सकती थी। कुत्ते या बिल्लियां? उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। मुझे सच में यकीन नहीं है। मुझे लगता है शायद बिल्लियां। प्यारी, लेकिन स्वतंत्र, है न? क्या आपके पास कभी कुत्ता नहीं रहा? मुझे भी कभी नहीं हुआ। माँ कहती हैं कि उन्हें एलर्जी है। उसकी प्रतिक्रिया अजीब तरह से संदेहपूर्ण थी। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है? वो फिर से रुकी, क्योंकि वह बेवफा नहीं होना चाहती थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैंने उसे कई दूसरे लोगों के कुत्तों को सहलाते हुए पकड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि क्यों? मैंने सोचा। बेला हंस पड़ी। यह एक बेफिक्र आवाज थी, जिसमें किसी भी तरह की कड़वाहट का बिल्कुल भी नामोनिशान नहीं था। मुझे उसे मछली पकड़ने के लिए मनाने में बहुत समय लगा। आखिरकार मुझे पता चला कि वह घर पर फंसने के बारे में चिंतित थी। मैंने आपको बताया था कि वह हर सप्ताहांत छुट्टी लेना पसंद करती थी, ताकि हम किसी छोटे शहर या छोटे ऐतिहासिक स्मारक पर जा सकें, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे वे समय रिलीज खाद्य गोलियां दिखाईं, जिनसे मछलियों को एक सप्ताह से अधिक समय तक भोजन मिल सकता है, और वह मान गई। रेनी को लंगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, वह पहले से ही मेरे पास थी, है न? एक बड़ा जीवन परिवर्तनकारी लंगर ही पर्याप्त था। वह और अधिक के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं होने वाली थी। मैंने अपना चेहरा बहुत कोमल रखा। उसकी यह अंतर्दृष्टि जिस पर मुझे संदेह नहीं था, वह हमेशा मुझे आसानी से पहचान लेती थी, उसके अतीत की मेरी व्याख्या पर एक गहरा प्रभाव डालती थी। क्या बेला की देखभाल करने वाली होने की ज़रूरत उसकी माँ की लाचारी पर आधारित नहीं थी, बल्कि अपनी जगह अर्जित करने की ज़रूरत की भावना पर आधारित थी? ये सोचकर मुझे गुस्सा आता था कि बेला को कभी अवांछित महसूस हो सकता था, या कि उसे अपनी योग्यता साबित करने की ज़रूरत थी। मेरी एक अजीब सी इच्छा थी कि मैं किसी सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से उसके हाथ पैर पर हाथ धरे रहूं, ताकि बेला को दिखा सकूं कि उसका अस्तित्व ही उसके लिए काफ़ी है। उसने मेरी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश पर ध्यान नहीं दिया। एक और हंसी के साथ उसने आगे कहा, शायद ये सबसे अच्छा था कि हमने कभी गोल्डफिश से बड़ी कोई चीज़ नहीं आजमाई। मैं पालतू जानवर रखने में बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मैंने पहले वाले को ज़्यादा खिला दिया है, इसलिए मैंने दूसरे को कम कर दिया, लेकिन वह एक गलती थी। और तीसरे वाले को, उसने मेरी तरफ देखा, हैरान। मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि उसकी समस्या क्या थी। वह कटोरे से बाहर कूदता रहा। आखिरकार मैं उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई। उसने भौहें सिकोड़ी। लगातार 3। मुझे लगता है कि यह मुझे एक सीरियल किलर बनाता है। हंसी रोकना असंभव था, लेकिन वह नाराज नहीं हुई। वह भी मेरे साथ हंसी। जैसे ही हमारा मनोरंजन कम हुआ, रोशनी बदल गई। एलिस ने जिस धूप का वादा किया था, वह घने छत्र के ऊपर आ गई थी,
और तुरंत ही मुझे फिर से घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे पता था कि यह भावना मंच का डर सबसे करीबी शब्द था जो मैं सोच सकता था कि यह वास्तव में हास्यास्पद है। तो क्या हुआ अगर बेला को मैं घृणित लगा? अगर उसने मुझे घृणा से अस्वीकार कर दिया? ये ठीक था, ठीक से बेहतर। ये सचमुच सबसे छोटा दुख था जो आज मुझे चोट पहुंचा सकता था। क्या अहंकार की नाजुकता वास्तव में इतनी मजबूत शक्ति थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझ पर इस तरह की शक्ति रखता है, और मुझे अब ऐसा नहीं लगता। इस खुलासे पर जुनूनी होने से मैं अन्य चीजों पर जुनूनी होने से बच गया। घृणा के बाद होने वाली अस्वीकृति की तरह बेला मुझसे दूर चली गई, और यह जानते हुए कि मुझे उसे जाने देना है। क्या वह मुझसे इतनी भयभीत होगी कि वो मुझे ट्रक तक वापस ले जाने से मना कर देगी? निश्चित रूप से कम उसे सुरक्षित रूप से सड़क तक पहुंचाना होगा। फिर वह अकेले गाड़ी चला सकती थी। हालांकि मेरा पूरा शरीर उस छवि के दर्द से सिकुड़ता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन एलिस ने जो परीक्षा देखी थी, उससे कहीं ज्यादा बुरा कुछ और था। उस परीक्षा में असफल होना। मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैं उस स्थिति में कैसे जीऊंगा? मैं जीने से कैसे बचूंगा? हम बहुत करीब थे। बेला ने जंगल के एक पतले हिस्से से गुजरते समय प्रकाश में आए बदलाव को नोटिस किया। उसने चिढ़ाते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? मैंने भी वैसा ही हल्का फुल्का होने का नाटक किया। लगभग। क्या आप आगे की रोशनी देख रहे हैं? उसने हमारे सामने जंगल को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी भौहों के बीच एकाग्रता की रेखा बन गई। क्या मुझे जाना चाहिए? शायद यह आपकी आंखों के लिए थोड़ा जल्दी है, मैंने कहा। कंधे उचकाते हुए कहा, आंख विशेषज्ञ के पास जाने का समय हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सन्नाटा और भी गहरा होता गया। मैं बता सकता था कि बेला ने घास के मैदान की चमक को कब देखा। वो लगभग अनजाने में मुस्कुराए और उसके कदम लंबे हो गए। वो अब जमीन को नहीं देख रही थी, उसकी आंखें धूप की छनती हुई चमक पर टिकी थीं। उसकी उत्सुकता ने मेरी अनिच्छा को और भी भारी कर दिया। और समय, बस 1 या 2 घंटे और। क्या हम यहीं रुक सकते हैं? अगर मैं पीछे हट गया तो क्या वह मुझे माफ कर देगी? लेकिन मुझे पता था कि इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। एलिस को पता था कि देर सवेर यह नौबत आ ही जाएगी। टालने से यह कभी आसान नहीं होगा। बेला अब आगे बढ़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के वो फन की बाड़ को पार करके घास के मैदान में चली गई। मैं चाहता था कि मैं उसका चेहरा देख पाता। मैं कल्पना कर सकता था कि इस तरह के दिन में ये जगह कितनी प्यारी होगी। मैं जंगली फूलों की खुशबू ले सकता था, जो गर्मी में और भी मीठी हो जाती थी, और दूर किनारे पर नदी की धीमी कलकल सुन सकता था। कीड़े गुनगुना रहे थे, और दूर पक्षी चहचहा रहे थे और गुनगुना रहे थे। आसपास कोई पक्षी नहीं था। अब मेरी उपस्थिति इस जगह के सभी बड़े जीवन को डराने के लिए पर्याप्त थी। वो लगभग श्रद्धापूर्वक सुनहरी रोशनी में चली गई। इससे उसके बाल सुनहरे हो गए और उसकी गोरी त्वचा चमक उठी। उसकी उंगलियां ऊंचे फूलों पर घूम रही थीं, और मुझे फिर से परसेफोन की याद आ गई। वसंत का साकार रूप। मैं उसे बहुत लंबे समय तक देख सकता था, शायद हमेशा के लिए, लेकिन ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा था कि जगह की खूबसूरती उसे लंबे समय तक छाया में छिपे राक्षस को भूला पाएगी। वह मुड़ी, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, उसके होठों पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान थी, और उसने मेरी ओर देखा उम्मीद भरी नजरों से। जब मैं नहीं हिला, तो वह धीरे धीरे मेरी दिशा में चलने लगी। उसने एक हाथ उठाया, प्रोत्साहन में अपना हाथ बढ़ाया। मैं उस क्षण इतनी बुरी तरह से मनुष्य बनना चाहता था कि उसने मुझे लगभग अपंग बना दिया था। लेकिन मैं इंसान नहीं था, और पूर्ण अनुशासन का समय आ गया था। मैंने अपनी हथेली ऊपर उठाई, एक चेतावनी। वह समझ गई, लेकिन डरी नहीं। उसका हाथ नीचे गिर गया और वह वहीं रुक गई। इंतजार कर रही थी, उत्सुक। मैंने जंगल की हवा में गहरी सांस ली और कई घंटों में पहली बार उसकी तीखी गंध को महसूस किया। एलिस के दर्शन पर जितना भरोसा मैं करता था, उतना ही भरोसा मुझे भी नहीं था कि ऐसा कैसे होगा।
इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इसे अब खत्म होना ही चाहिए, है न? बेला मुझे देखेगी और वह सब कुछ करेगी जो उसे शुरू से होना चाहिए था, भयभीत, निराश, स्तब्ध, विमुख और मुझसे दूर हो जाना। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इससे अधिक कठिन काम कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने पैर को बलपूर्वक उठाया और अपना वजन आगे की ओर स्थानांतरित कर दिया। मैं इसका सीधा सामना करूंगा। इन सब के बावजूद मैं उसके चेहरे पर पहली प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह दयालु होगी, लेकिन उसके लिए सदमे और घृणा के उस शुरुआती पल को छिपाना असंभव होगा। इसलिए मैं उसे खुद को संभालने के लिए एक पल देता। जैसे ही मैं सूर्य की रोशनी में आया, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं।